समस्याएं क्या हैं, लाभ क्या है, तो समस्याएं वाले पे फोकस रखना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से, उनको थोड़ा देखते रहना। फिर सब, और इसमें जो प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि भारत के आंतरिक जलमार्ग के विकास में क्या क्या बाधाएं हैं, है ना, क्या बाधाएं हैं ये आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 9 पर प्रमुख बंदरगाह दिए हैं, प्रमुख बंदरगाह दिए हैं, ये आप देख लेंगे, ठीक है। फिर सेतु समुद्रम परियोजना पर वैसे बीच में कोई बात हुई नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में फिर थोड़ी चर्चा में रही कि उसे स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, तो सेतु समुद्रम परियोजना थोड़ा आप देखते रहिएगा, है ना। जो जो इसमें कुछ और ऐड होता है तो उसे आप देख लेंगे, पेज नंबर 11 पर है। और वहीं पर सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, इसे थोड़ा देख लेना। बंदरगाहों की भूमिका, भारत में जल परिवहन की संभावना, ये पूरा इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान रखना। भारतमाला विस्तार से थोड़ा आगे दे दी गई है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वगैरह क्या थी ये सब आगे दे दिया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब आपके पास यहाँ पर सब कुछ है, केवल एक चीज हमें आगे और देना होगा, वो होगा अभी पाइपलाइन, है ना। तो पाइपलाइन वाला टॉपिक है, वो आगे हम जब अभी आगे आएगा तो वहाँ देख लेंगे। अभी एक चीज सोच लें, सुन लें, एक चीजों की समरी ले लें, फिर लिखते हैं आगे का टॉपिक। अब अगर हम यहां पर देखते हैं तो विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए ये आपके पास मिल गया है, डन। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, कृषि पर बात हो गई है। अभी इनसे संबंधित उद्योग पर आपके पास एक मटीरियल और आएगा। भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, भौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण, जो हम लोगों ने परमाफ्रॉस्ट वगैरह देखा, वनस्पति प्राणी जगत में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज वगैरह सारी चीज वो सब इसमें शामिल है। तो ये वाली सारी चीज कंप्लीट। फिर इसके बाद पेपर नंबर 3 में अगर हम आएंगे, पेपर नंबर 3 में जो कुछ चीजें हमारे पास आ जाती हैं, अभी आपके पास कृषि का एक आया है, कृषि का 2 पार्ट, एक और पार्ट आएगा अभी, उसमें होगा मुख्य फसलें और फसलों का पैटर्न। सिंचाई प्रणाली हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो यहाँ केवल फसलों का पैटर्न आपके पास आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बुनियादी ढांचा में आपके पास ऊर्जा पहुंची अभी नहीं, ऊर्जा नहीं तो ऊर्जा भी आगे आएगी। बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे कंप्लीट, वो सब आपके पास मौजूद, ठीक है ना। फिर इसके बाद संरक्षण हो गया है, पर्यावरण प्रदूषण चल रहा है, क्षरण प्रभाव आकलन कंप्लीट, राइट। फिर इसके बाद आपदा और आपदा प्रबंधन कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट। अब आपके पास पढ़ने का है 2 चीजें आपके पास अभी और आएंगी, अब उसको थोड़ा सा समरी कर लें एक बार, फिर उसी आधार पर आगे बढ़ जाएं। देखो, पहला हम लोगों ने देखा जब मैं फर्स्ट राउंड में आपके साथ था, फर्स्ट राउंड में फिजिकल ज्योग्राफी हुई, मैपिंग हुई, इंडियन फिजिकल हुई, राइट। इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी। तो यहां पर फिजिकल पे फोकस रहा, ह्यूमन वाला पार्ट अलग रहा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे पीटी में ज्योग्राफी के 85% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 85% उससे ज्यादा। बाकी जो ह्यूमन के पूछे जाएंगे वो एक्चुअली किससे अटैच होंगे, करंट अफेयर्स। वो नहीं पूछेगा कि धान उगने की कौन कौन सी दशाएं हैं, ठीक है। तो ये 85% यहां से कवर होगा आपका, ये आपका फोकस का सबसे बड़ा एरिया है, ध्यान रखिएगा, ये आपके फोकस का सबसे बड़ा एरिया है, ठीक है। फिर इसके बाद जब हम लोग पार्ट 2 में आए तो हमारे पास 2-3 चीजें थी, एनवायरमेंट जो कि सबसे ज्यादा फोकस वाला एरिया, फिर उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी, फिर इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट। एनवायरमेंट यहाँ पर पीटी में कम से कम 20 क्वेश्चन लेके बैठेगा, है ना। और अब मेंस में भी 3 से 4 क्वेश्चन के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको आपके साथ डिस्कस किया, क्लास प्लस होमवर्क प्लस फिट बुक प्लस सम नोट्स, जैसे प्रजातियों वगैरह का, राइट। सारे टॉपिक कवर्ड हैं। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, अब आप क्या करेंगे, जो आप एनवायरमेंट में जितना हमने पढ़ाया उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा एनवायरमेंट प्लस ह्यूमन का एक पार्ट आपका उसके साथ ऐड होगा। लेकिन ह्यूमन का क्या है वो आप देखेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी आपके पास पूरी तरह नोट्स के रूप में है, क्योंकि यहाँ कोई सिद्धांत नहीं है, यहाँ केवल पढ़ने लायक थ्योरी टाइप की चीज है, कोई यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है बहुत बड़ा जिसको लेकर के आप दुखी हो। थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने क्या कर दिया, आपको जनसंख्या प्रोवाइड कर दी, जनसंख्या आपके पास पहुंच गई। फिर इसके बाद यहाँ पर संसाधन आ गए, रिसोर्सेज आपके पास आ गए। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने कृषि पर बात कर ली, एग्रीकल्चर आपके पास आ गया। यहाँ पर हमने आपसे बात कर ली, ऊर्जा में दिया हमने आपको कुछ ना, नहीं दिया, कृषि वाला पार्ट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गया क्या, परिवहन, ये आपके पास आ गया, राइट। इसके बाद आपके पास अभी आना क्या बाकी है, शेष पहला कृषि पार्ट 2, उद्योग, ऊर्जा प्लस नगरीकरण, ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। और एनवायरमेंट में मिसलेनियस आएगा, मिसलेनियस मतलब जो कुछ भी हमें लग जाएगा साल भर में कुछ खास हुआ है तो वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई एक निश्चित टॉपिक नहीं आएगा, मिसलेनियस आएगा। लेकिन यहाँ पर ये आपके पास उम्मीदन 12 तारीख तक पहुंच जाएगा आपके पास, जब तक आपका इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी तब तक ही आ जाएगी। उसके बाद आप उसे पढ़ लीजिएगा, वहां पर जब डिस्कस करने की कोई बात हुई तो एक कोई संडे हम लोग रख लेंगे, वहां पर हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो अब आपके पास मोर देन सफिशिएंट, आपके मरने भर का मटेरियल आपके पास पहुंच गया है। पढ़ोगे तो जीत नहीं पाओगे, इतना पक्का पता है नहीं। तो लेकिन आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, देखना है, क्योंकि कोई भी चीज, हाँ एक आध में 1-2 चीजें दोहराव हो गया, जैसे पशुधन संगणना वो पता नहीं कहाँ से ऐड हो गया है, तो दोहराव वाली चीजें हटा लेना, राइट। अदरवाइज आपके पास
सारे मटेरियल हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब आप ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब आप उसके बाद कॉपी और जो आपको पीडीएफ मिले हैं वही पढ़ लो, तो आप दुनिया जीत लोगे, है ना। बस आपको फोकस उसी पे करना है, उसके साथ करंट अफेयर पे आप चलाते रहिए, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें आपके पास आनी है। अब मैं बैठ के आपको इसमें लिखवाऊं, अब सोचो जो पीडीएफ दिया उसको लिखवाऊं तो कितना टाइम लगेगा और क्या लिखना है ना। तो उसका कोई औचित्य ही नहीं। एक समय बाद हमारा आपका जब विकास हो जाता है तो फिर सामान्य चीजें खुद करनी पड़ती है ना। तो आलस मत करना, ये आपकी जिम्मेदारी। और जो 2023 में बैठ रहे हैं, नोटिफिकेशन इज आउट, है ना। तो अब डरना जरूरी है ना। अब ये नहीं जो डर गया समझो मर गया, नहीं, अब डरना जरूरी है। अब आप थोड़ा थोड़ा डरें, डर बहुत जरूरी होता है, थोड़ा सा डर बहुत जरूरी होता है। आप हमेशा ये सोचें कि अगर ये न हुआ तो क्या होगा, फिर आप ये सोचें कि हाँ क्यों नहीं होगा, हमें ये करना पड़ सकता है, और अगर न हुआ तो फिर हमें क्या चाहिए। अगर ये डर के साथ काम करोगे तो चीजें बहुत अच्छी होती है ना। अब ये नहीं कि सिर्फ डरते रहो और कोने में जाके बैठ जाओ कि हमें डर आई है ना। डर आई है, डर आता है पता नहीं, लेकिन आता है तो कैसे आता है उसको बस। लेकिन हाँ ये समझ लो कि ये न करने पर क्या होगा, तुम क्या खोदोगे, तुम क्या पालोगे, इसका कैलकुलेशन आपको बैलेंस रखता है, ठीक है। तो आपके पास परिवहन आ गया, ऐसे आपके पास और आ जाएंगे, और जहां जहां हमको लगता रहेगा कि कुछ कुछ चीजें मिस हो रही हैं तो मटेरियल में बीच में डेवलप करके देता रहूंगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा जो क्लासेस हम कर चुके होंगे जिन बैचेस में कि कुछ मटेरियल आया ज्योग्राफी का, चाहे तो आप करेक्ट करें, है ना। ऐसे होता है, ठीक। चलिए हम लोग पोल्यूशन पे थे, हम एक्यूआई देख रहे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया, हाँ बेटा तेज बोले, अभी तो कॉपी नहीं मिली आपकी। अब बेटा हो सकता है किसी के पास ना हो, क्या हुआ, तो वो पहचान नहीं पाए उनको, तो उनको आप वहीं पकड़ लेना चाहिए था कि भैया राखी के बंधन को निभाना मेरी कॉपी लौटाना। रुको मैं बात करता हूँ, इसी क्लास के बच्चे हैं वो 44, तो ये 44 बच्चे हो सकता है आज ना आए हूँ, ये भी तो सकता। अच्छा उन भैया से पूछते हैं क्या अपने रियल दीदी को चाय पीने के लिए ऐसे ले जाते हैं क्या, उनसे एक बार क्वेश्चन करती हैं आप। चलो कोई बात नहीं, वैसे आपको चाय पी लेना चाहिए था अगर आपका तुरंत काम बन जाता तो कोई बुराई नहीं थी। चलो अरे बेटा आप बैठो, मैं बात करता हूँ, है ना। मैं भैया को ढूंढता हूँ अभी कौन है जो पोल्यूशन फैलाते हैं। तो क्या करते हो तुम लोग, है मतलब हद है। कितनी इनोसेंट बच्ची है ये, मतलब सोचो। हाँ प्लीज अगर आप में से किसी के पास कॉपी हो करिए, चाय पीने मैं आपके साथ चलता हूँ। अगर है आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो, है ना। तो अगर मतलब ये एटीट्यूड आपका अच्छा नहीं है भाई, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, मैं कह रहा हूँ संवेदनशील बनो, और तुम्हारी संवेदनहीनता क्या हीनता है इस तरह। चलो कोई बात नहीं, जो भैया उनको डांटूंगा नहीं, राइट। तो अगर उनके पास कॉपी है तो प्लीज आकर मुझे दे जाएं। आने के क्या हुआ, एक बैच में होते हो, कुछ होते हो तो आगे भी कोशिश करो, थोड़ा सा एक ये भावना आप डेवलप करो। मैं नहीं कहता कि आप भाई बहन बने या कुछ बने, नहीं, ये जरूरत नहीं होती, ये कभी जरूरत नहीं होती। आप अच्छे दोस्त के रूप में ज्यादा बेटर कर सकते हैं, राइट। ये जरूरी नहीं कि कोई अच्छा लगता हो कोई हो तो वो हमेशा कोई और रिलेशन में जाए, या फिर हम भाई बहन कहते तभी हम पवित्रता को तय कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, राइट। आप सब यूपीएससी के इतने मेच्योर तैयारी में हो कि आप एक सामान्य दोस्त भी रह सकते हैं। और ये भी मान सकता हूँ चलो दोस्त बनते हुए भी कोई फीलिंग आ जाए, लड़कों में जल्दी आती है, मतलब पता नहीं क्या है, कोई इतनी ज्यादा फीलिंग भरे रहते हैं, मतलब लड़कों से ज्यादा उदार मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, मतलब इतना उदार जीव दुनिया में नहीं हुआ। और वही लड़के कई लड़कों के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं, एक सामान्य धारणा बन जाती है कि सभी लड़के ऐसे होते हैं। तो आप फ्रेंड बन सकते हैं, आपके अंदर कोई भावना आती है तो आप बोल सकते हैं, और मना किया जाए ना तो बहुत ही ज्यादा गंभीरता से उदारता से आप पीछे हट जाए। और आप कहें कि आप दोस्त रहते हुए भी दोबारा ये बात मैं नहीं करूंगा, हम दोस्त तभी रह सकते। तुम लोग अगर इतनी समझदारी नहीं लाओगे, यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा लड़का लड़की इतनी तैयारी नहीं लाएगा, इन चीजों को तनाव का आधार बनाएगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और एग्जाम वाला ये ला सकता है। क्योंकि मानव जीवन में जितने भी पक्ष हैं उस पक्ष को इस एग्जाम में पढ़ाया जाता है, और सिर्फ अगर आपने पढ़ लिया और उसका एक अंश भी आपने गंभीर होकर नहीं ग्रहण किया ना, तो फिर इस पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। यह पढ़ाई ऐसी नहीं है जिसमें आपको सिर्फ अपनी जॉब करनी है, यह पढ़ाई आपके ट्रांसफॉर्मेशन की पढ़ाई है, रूपांतरण की पढ़ाई है। 18 महीने 20 महीने के बैच के बाद आपको महसूस होना चाहिए कि थॉट लेवल के स्तर पर, चीजों के करने के स्तर पर, चीजों को देखकर उनमें आगे सोचने के स्तर पर आप पे कोई सकारात्मक बदलाव आए। और हम सकारात्मक बदलाव नहीं दे पाते, उसमें तुम्हारी गलती नहीं, हमारी भी गलती है, समाज की भी गलती है कि जिसमें आप लोगों के अंदर कुछ बातें इतनी अंदर तक भर दी हैं कि हम भले ही गंगा नहा लें लेकिन हम उनसे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो क्यों नहीं, जब आप इतनी बड़ी तैयारी करो, सारे पक्ष आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पक्षों के बाद भी अगर हम वैसे बने रह जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस तैयारी का हमें कोई लाभ हुआ। आप में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, रूपांतरण होना चाहिए। ये तैयारी का उद्देश्य, यूपीएससी का पूरा एग्जाम इतना सिलेबस है ना, वह एक सामान्य ग्रेजुएट विद्यार्थी को एक सचेत नागरिक में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। और जो बाकी बचा रहता है तो आपके ट्रेनिंग सेंटर पे जाके उसे पूरा कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही नहीं कर पाओगे तो ये सही नहीं चाहता हूँ। कुछ वैल्यूज आप जरूर डेवलप करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारी चीज होने के बाद आपके पास कुछ वैल्यूज नहीं है ना, तो फिर नैतिकता वाला पेपर फोर्थ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी जरूरी चीजें अपने अंदर रखनी है। एक तो कॉपी है तो आपको दे देना चाहिए, कॉपी नहीं तो फिर आप कह रहे हैं चलिए तो कॉपी दे। अब सोचो बच्चे कितने इनोसेंट्स हैं, इसको मैं दौड़ा के माना चाहता हूँ, पकड़ लेते चिल्ला के जल्दी पकड़ो मेरी कॉपी हमारे पास। लड़कियां डर जाती हैं, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको चिल्लाना चाहिए। करीब तो कुछ भी ऐसा हो जाए जिसमें आपको लगा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, आप श्योर हो जाकर गड़बड़ हो रही है। ये भी एक जरूरी पक्ष है, राइट। लड़कियों को भी इतनी चीज सीखनी पड़ेगी कि हर एक चीज में सोचना पड़ेगा कि बड़ा संवेदनशील मुद्दा होगा। अगर किसी को कुछ आता है तो वास्तव में सत्य के करीब हो, सत्य को होना चाहिए, तो फिर आप जब श्योर हो जाए तो फिर आप चिल्लाएं, राइट। आप अकेले नहीं, दुनिया आपके साथ है। और संस्था है, चीजें हैं, तो थोड़ा सा मजबूत बनिए फिर, है ना। लेकिन प्लीज अगर किसी के पास कॉपी है तो लौटाएं,
लौटाएं और आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, आप बोल दीजिए कॉपी लौटाने आ रहे हैं तो उसके पहले मैं उस कमरे से बाहर चला जाऊंगा। आप कॉपी रख देंगे, मैं वापस आके लेके दे दूंगा। मैं आपको नहीं दे दूंगा, पक्का नहीं दे दूंगा, प्रॉमिस वाला प्रॉमिस है ना। लेकिन किसी की कॉपी आप मत लें क्योंकि वो बहुत ज्यादा। वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषकों की मात्रा के आधार पर 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो क्रमशः अच्छा मतलब गुड, अच्छा, संतोषजनक सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक, सामान्य रूप से प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर में वर्गीकृत किया गया है तथा इनके लिए अलग अलग रंग दिए गए। अब तो नेट पे जाके कलर वगैरह देख लेना, ये आपकी जिम्मेदारी। पैरा से देश भर में कुल 36 सतत परिवेशी एम्बियंट परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से जोड़ा गया है। ये बताते हैं कहां कैसा चल रहा है। जोड़ा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड मिलकर भारत के 240 शहरों में राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ध्यान रखना, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, NAMP लिखे रहना, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कणकीय पदार्थों पर सतत निगरानी रखी जाती है। वैश्विक स्तर पर वायु प्रदूषण को समझने के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा मार्च 2022 में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की गई, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी घोषित की गई। यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के आधार पर 117 देशों के विभिन्न शहरों के अध्ययन के उपरांत जारी की गई। सर्वाधिक प्रदूषित देश बांग्लादेश है, जबकि भारत 5वें स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक प्रदूषित शहर राजस्थान का भिवाड़ी है। भिवाड़ी। भारत की वायु गुणवत्ता जांच करने वाला पहला मोबाइल ऐप
इसमें देखोगे तो एक ऐप है यहां पर जिसे सफर कहा जाता है। यहां पर द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च is a national initiative introduced by the Ministry of Earth Science to measure air quality of a metropolitan city by measuring the overall pollution level and the location specific air quality of city. The system is indigenously developed by Indian Institute of Tropical Meteorology Pune and is operationalized by Indian Meteorological Department. ठीक है, अब इसमें भी यही कलर कोड वगैरह के थ्रू शो किया जाता है, ये सारा जो आप देखते हैं वहां पर। तो यह एक ऐप है यहाँ पर सफर, जो ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। राइट, देखो मोबाइल ऐप सफर, SA कैपिटल लिखना, SAFAR ब्रैकेट में द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी and weather forecasting and research, weather forecasting and research। मोबाइल ऐप सफर महाराष्ट्र के पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यह 17 फरवरी 2015 से प्रारंभ किया गया, जो हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की प्रणाली है। यहां पर ये एक दो चीज और देखें। राजधानी भिवाड़ी, विश्व को उसमें मुझे नहीं पता, उसका डेटा नहीं, थोड़ा ढूंढोगे खुद भी। अब ये देखो यहां पर हू द्वारा जारी नए वायु प्रदूषक मानक, तो 2021 में यहां पर हू ने कुछ नई चीज दी है। जैसे पहले हम देखें 2005 में दिया था कि वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए कौन कौन से पदार्थ कितने तक होने चाहिए। राइट, तो जैसे यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, अगर हम कहीं पर 1 घन मीटर वायु ले लें तो उसमें जो PM 2.5 है कितने होने चाहिए, तो PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कितने होने चाहिए, यहाँ पर 10। अब कितना कर दिया गया है, 5, मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं वायु गुणवत्ता के मानक। राइट, तो यहाँ हू ने 2021 में नए प्रदूषण मानक, वायु प्रदूषण मानक दिए हैं। राइट, स्टार बना के लिखो इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सन 2021 में वायु प्रदूषकों के नए मानक प्रस्तुत किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। बस ये दो ध्यान देना, इन्हीं दो में पूछता है। एक तरफ लिख लो प्रदूषक और एक तरफ लिख लो मात्रा, और ब्रैकेट में लिख लेना माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। पर्टिकुलेट मैटर के ज्यादा ध्यान रखना, इसी पे ज्यादा पूछा जाता है। तो PM 2.5 नंबर 1, PM 2.5 अब उसमें लिखना, ध्यान रखना 5/15, 5 ऐसे लिखना 5/15, पहले को मैं बताऊं क्या है 5/15। राइट, अब दो बात याद रखना, अगर हम पूरे वर्ष का माध्य देखें तो इतना होना चाहिए, 24 घंटे में देखें तो ऑन एवरेज कितना होना चाहिए ये। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जहां आपने मात्रा लिखी है वहां पर लिख सकते हो ऐसे वार्षिक माध्य ऑब्लिक दैनिक माध्य, तो समझना आसान हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? पहले देखोगे मैटर और मात्रा को दो रूपों में देखा जाता है, वार्षिक माध्य के रूप में पूरे वर्ष में कहां कितना बना रहा उसका एवरेज मीन, और फिर दैनिक रूप में ऑन एवरेज कितना होना चाहिए। ठीक है, तो PM 2.5 के लिए 5/15 है। फिर लिखो PM 10 15/45, 15/45। फिर ओजोन, क्योंकि ओजोन कहीं भी साल भर नहीं रहती है, इसलिए पीक सीजन और 8 घंटे का माध्य है, लेकिन ध्यान रखो ऐसे 60/100, ओजोन 60/100। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 10/25। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड लिखना तो ऐसे करना और ऐसे करके, और लिखो सल्फर डाइऑक्साइड डैश बना के ऑब्लिक 40, मतलब केवल क्या दिया जाता है इसका दैनिक माध्य। कार्बन मोनोऑक्साइड डैश ऑब्लिक 4। अब ये कठिन क्वेश्चन आएगा जब आपसे डेटा पूछेगा, क्योंकि अब डेटा है, डेटा कितना आपके दिमाग में रहे, एक आध क्वेश्चन छोड़ने भी पड़ते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं किए जाते है ना। बहुत ज्यादा डेटा ओरिएंटेड हो, क्लिक कर गया तो क्लिक कर गया, नहीं उसमें टाइम नहीं खपाना है, आगे की तरफ चलना है। जितने इंपॉर्टेंट डेटा वाले वो मैं आपको करा दे रहा हूं, जहां से मुझे खतरा लगेगा कि क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां पर बस ये ध्यान रखना, पर्टिकुलेट मैटर 10 ब्लड में एंट्री नहीं करता है,
2.5 प्लग में भी एंट्री कर जाता है। जो पर्टिकुलर मेटल लिखाए हैं वहां से पढ़ोगे तो उनकी क्वालिटी आपके दिमाग में आ जाएगी, राइट। और ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब एक खड़ी लिखिए, एक चीज आजकल देखते हैं, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड, जैसे हम बोलते हैं बीएस, राइट, जैसे हम बीएस, और बीएस जो आया है यह आया है यूरोपियन मानक के पैटर्न पर, जैसे हम यूरो बोलते हैं, यूरो, वहां यूरो 1 2 3 4, राइट। यह क्या है, यह आंतरिक दहन इंजन द्वारा या परिवहन के साधनों द्वारा, मोटे तौर पर परिवहन के साधनों द्वारा वायुमंडल में कैसे और कितने वायु प्रदूषक छोड़े जाते हैं, उनकी एक निश्चित सीमा का निर्धारण किया जाता है। उस सीमा को निर्धारित करने के लिए जो मानक आया यूरोप में, उसे यूरो स्टैंडर्ड कहा गया, राइट। और जो यूरो स्टैंडर्ड था, जब वो भारत में आया तो क्या हो जाएगा, भारत स्टैंडर्ड, राइट। और ये जिस चरण में लगाए गए हैं, उस चरण में उस चरण के हिसाब से यह चल रहा है। और वर्तमान में हम BS6 की तरफ है, BS5 भारत में नहीं आया, 4 के बाद स्किप मारा और सीधे 6 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो थोड़ी महत्वपूर्ण चीजें हमें इसके बारे में देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार 2 चीज चर्चा में है। एक तो BS सिम्पसन आ जाता है चर्चा में, और दूसरा आ जाता है दिल्ली का ग्रैप सिस्टम, जिससे आप कभी ना कभी 2-4 होते रहेंगे, ठीक है। लिखो इसमें हेडिंग, भारत, हिंदी में लिखना, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। इसमें लिखिए, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित, यह भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है, उत्सर्जन मानक है, जो मोटर वाहनों सहित, जो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन तथा स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। इनके लागू करने की समय सीमा आदि का निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण वन, इनके लागू करने, ये लिखा ना, इनके लागू करने की समय सीमा निर्धारित करने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तरदायी होता है। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक यूरोपीय उत्सर्जन मानकों को आधार बनाकर पहली बार सन 2000 में लाए गए थे, सन 2000 में लाए गए थे, और तब पूरे भारत में लगाया गया था। उसे BS कहा गया था। फिर उसके बाद कम से BS2, BS3, BS4 और BS6 लाया गया, राइट। उसे लिखिए, तब से लेकर अब तक इन्हें चरणबद्ध रूप में निम्नलिखित रूप में लागू किया गया है। नंबर 1 सीधे लिख लो, BS 2000, सन 2000 में संपूर्ण भारत, पहला आया BS 2000। नंबर 2 BS2 डैश करके सन 2001 में, उसे आगे लिख देना, सन 2001 में NCR तथा मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, तथा सन 2005 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जो सबसे पहले आएगा वो NCR में आएगा। फिर लिखिए BS3 डैश करके सन 2005 में NCR और 13 शहरों में लाया गया, सन 2005 में NCR और 13 शहरों में लाया गया, तथा सन 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया, फिर BS4, नेक्स्ट BS4 सन 2010 में NCR और 13 शहरों में लाया गया, तथा अप्रैल 2017
संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट लिखिए BS5। नेक्स्ट लिखिए, तो लिखो तो BS5, देखो BS5 डैश करके लिखिए, भारत में वायु गुणवत्ता की दशा को अत्यधिक गंभीर पाते हुए BS5 मानक लागू नहीं किए गए और सीधे ही BS6 मानक प्रस्तुत कर दिए गए। लिखिए नेक्स्ट BS6 अप्रैल 2018 दिल्ली तथा NCR, जनवरी 2019 में भारत के 13 शहरों में लागू किया गया तथा अप्रैल 2020 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। अब देखो, जो ये चेंज होते जाते हैं उसमें कई चीजें चेंज होती जाती हैं। क्या क्या चीजें चेंज होती जाती हैं? उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह जो हैं, पार्टिकुलेट मैटर हैं, ये सारे जो हैं सबकी वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज होती चली जाती है, मिनिमम होती चली जाती है, राइट। तो इस आधार पर यहां पर इन्हें लागू किया जाता है। तो हर एक जो आता है BS1 BS2 BS3, तो सब में वायु में जाने वाले प्रदूषणों का स्तर क्या है? कम। लेकिन दिक्कत ये होती है फिर हमको इंजन में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है और BS6 के लिए तो नए प्रकार के फ्यूल लाने पड़े, BS6 फ्यूल जिसे कहा जाता है। तो इसके लागू करने की चुनौती दो तीन ये हो जाती है। पहली ये हो जाती है कि इंजन वगैरह में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, जिससे गाड़ियों की कीमत क्या होती है? थोड़ी बढ़ जाती है, और फिर जो निर्माता है उनको डर होता है कि कहीं उतनी बिक्री हो या ना हो, तो ये चुनौतियां। फिर उसके बाद इनमें विशेष प्रकार के फ्यूल चाहिए, उसके लिए हमारी रिफाइनरीज पर भी क्या है? दबाव पड़ता है, रिफाइनरीज को भी अपने आप को बेटर करना पड़ता है। तो इन सबके कारण लोग प्रायः हिचकते हैं, लेकिन वायु की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए ये चीजें भारत में लागू कर दी गई। BS6 मानकों को लागू करने के उपरांत उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों में वाहन निर्माण में तकनीकी स्तर पर बड़े फेरबदल करने पड़ते हैं, जिससे वाहनों की कीमत में वृद्धि होती है। अतः इस क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। BS6 मानकों को पूरा करने के लिए विशेष ईंधन की भी जरूरत होती है, जिसके लिए तेल शोधनशालाओं में भी तकनीकी स्तर पर परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं। जहां BS4 में परिवर्तन आवश्यक हो जाते हैं, जहां BS4 में सल्फर की मात्रा 50 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है, वहीं BS6 में घटकर 10 मिलीग्राम 10 mg पर kg 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम हो जाती है। यही नहीं, वाहन में उत्प्रेरक परिवर्तक अधिक दक्ष होते हैं, जो ईंधन के दहन से निकलने वाले प्रदूषकों को बेहतर तरीके से प्रग्रहित कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त डीजल इंजनों में 68% और पेट्रोल इंजनों में 25% नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का उत्सर्जन कम हो जाता है।
ठीक है ना, मोटे तौर पे ध्यान रखना, ये चुनौतियां हैं, ये लाभ है, ठीक है। इसलिए तकनीकी स्तर पे काम करना पड़ता है, तभी BS4 चल रहे हैं, BS4 के इंजन सभी चल रहे हैं। लेकिन अब वही है कि जो डीजल वाहन 10 साल पुराने हो जाएंगे और जो पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हो जाएंगे, डीजल पेट्रोल का अलग अलग, डीजल वाहन 10 साल, पेट्रोल वाहन 15 साल पुराने हो जाएंगे, फिर उन्हें फेज वाइज कर दिया जाएगा, निकालना स्टार्ट। या फिर दूसरा तरीका है, आपने इलेक्ट्रिक वाहन में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें, CNG में कन्वर्ट कर लें, राइट। ये सारी चीजें आती हैं। देखो भारत में अधिकांश रूप में जब मध्यम वर्ग की कार खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, तो फिर वो मान के चलता है जिंदगी भर चलानी है ना, वो ये नहीं सोच के चलता कि 2 साल में निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। अधिकांश लोग लोन लेते हैं तो लोन 5 साल में चुकता है, जो मैक्सिमम वाला है, तो 2 साल में कहां से निकालेंगे, 5 साल बाद गाड़ी से प्यार हो जाता है, फिर और आदमी उसमें इतनी यादें जुड़ जाती हैं, उसको म्यूजियम में रखे मौका चले तो, है ना। तो इसलिए बड़ी चुनौतियां होती हैं। ये मैं इसे बता रहा हूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से फील किया है ना, कि मेरे पास मतलब कुछ गाड़ियां ऐसी पड़ी हैं जो यूज नहीं हो सकती, पर वो बेची नहीं जा रही हैं। क्यों नहीं बेची जा रही हैं? अब ये लॉजिकल नहीं है, लेकिन अब कई चीजें कई बार लॉजिक से नहीं चलती हैं, तो घर में जगह घेरे हुए हैं लेकिन वो बेची नहीं जा रही हैं, क्योंकि हो सकता है यार इस वाली गाड़ी में ये आया था, इसमें ये हुआ था, इतनी इतनी चीजें ऐड होती हैं कि फिर वो खड़ी रहती है। तो फिर कहाँ एक गांव में खड़ी होती है, एक सर उस वाले घर में, एक दूसरे के यहाँ खड़ी है, बच्चे उसमें केवल में जाकर खेल रहे होते हैं, है ना। तो बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं, लेकिन इतना मतलब पूरा इकट्ठा करने की जरूरत होती नहीं। लेकिन आप समझते हो कि भारतीय सबको इकट्ठा करके कैसे जीता है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड दूसरों की तुलना में भारत में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखो जैसे ग्रैप सिस्टम आता है, वैसे BS4 पे गाज गिर जाती है कि BS4 एंट्री नहीं कर पाएगा, BS6 एंट्री करेगा, है ना। तो ये वाली चुनौतियां हैं। तो विद फेज, और जैसे सरकार चाहती है कि ट्रक वगैरह ना आए या जो सामान वगैरह लेके आने हैं, तो पहले से बार बार आता है, लेकिन चुनावी राजनीति वगैरह के कारण फिर चीजें रुक जाती हैं। लेकिन अब सबको धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वगैरह में कन्वर्ट करने की बेहतर की कारण, तो यहाँ एक चुनौती मौजूद रहती है, ध्यान रखिएगा। एक हेडिंग लिखिए, हाँ आप लाइए, सबको होता है रेलवे के, उसका जो डीजल है वो हमारा डीजल थोड़ी ना होता है ना, तब तो हवाई जहाज लागू नहीं होता है, उसका अलग डीजल होता है, अलग पेट्रोल होता है ना, तो रिफाइन कर लेते हैं उसी लेवल पे, है ना। तो उनका ऑलरेडी रिफाइन होकर आता है। लिखिए इसमें, लिखिए वायु प्रदूषण और ग्रेडेड रिस्पांस, वायु प्रदूषण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। वायु प्रदूषण और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, इसमें लिखिए यह सर्वप्रथम सन 2017 में लागू हुआ, सन 2017 में लागू हुआ, तथा यह केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। हाल के वर्षों में दिल्ली तथा NCR में यह प्लान बार बार आरोपित किया गया है। इसके अंतर्गत इसे निम्नलिखित 4 वर्गों के अनुसार लागू किया जाता है। ग्रैप प्रथम चरण या ग्रैप 1 भी लिख सकते हो। ग्रैप 1 यह वायु की स्थिति को औसत से खराब की श्रेणी में रखता है। इसके अंतर्गत PM 2.5 की मात्रा 61 से 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और PM 10 की मात्रा 101 से 350 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती है। इस दशा में कचरे को जलाने पर भारी जुर्माना होता है। ईंट भट्टों और उद्योगों को बंद करना, भारी यातायात वाले क्षेत्रों में पानी का छिड़काव और पटाखों पर प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाता है। फिर ग्रैप सेकंड फेज, दूसरा चरण, ग्रैप 2, यह वायु की बहुत खराब स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसमें PM 2.5
121 से 250 और PM10 351 से 430 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं अब जो 1 में चल रहा था उसके साथ साथ कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी। इसके अंतर्गत डीजल जनरेटर सेट का उपयोग प्रतिबंधित हो जाता है। सार्वजनिक यातायात प्रणालियों में वृद्धि की जाती है। मेट्रो वगैरह बढ़ा दें। सार्वजनिक यातायात प्रणालियों में वृद्धि की जाती है तथा श्वसन और हृदय रोग से संबंधित बीमारी वाले लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। फिर ग्राफ 3, इस स्थिति में दशा गंभीर हो जाती है। PM 2.5 250 तथा PM10 का स्तर 430 माइक्रोग्राम पर घन मीटर से अधिक हो जाता है। इसमें सभी प्रकार के ईंट भट्टों, स्टोन क्रशर आदि बंद कर दिए जाते हैं। पत्थर को तोड़ के गिट्टी बनाई जाती है तथा पानी छिड़काव आदि की गतिविधियों में वृद्धि हो जाती है। आवश्यकता होने पर भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों के अनुरूप वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है तथा प्रारंभिक शिक्षा वाले स्कूलों को भी स्थिति न सुधरने तक बंद किया जा सकता है। ग्राफ 4, इसे अति गंभीर या आपातकाल माना जाता है। इसमें PM 2.5 तथा PM10 का स्तर 48 घंटों या इससे अधिक समय के लिए क्रमशः 300 और 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 300 और 500 500 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक हो जाता है। इसमें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों के अतिरिक्त अन्य ट्रक आदि प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं। निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं। निजी वाहनों के लिए ऑड इवन या विषम सम है ना, ऑड नंबर वाली गाड़ी चलेगी, आज दूसरी इवन वाली चलेगी, ऑड इवन व्यवस्था लाई जाती है तथा शिक्षण संस्थाओं आदि को बंद करने संबंधित कदम भी उठाए जा सकते हैं। एक और चीज लिख लो इसमें, फिर हम जल प्रदूषण पढ़ लें। लिख लो ई नोज, इलेक्ट्रॉनिक नोज। ऐसे लिखिए, यह एक पोर्टेबल उपकरण है जो दुर्गंध की सांद्रता तथा दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। इसका विकास नागपुर स्थित राष्ट्रीय
पर्यावरण अभियांत्रिकी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ब्रैकेट में नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी द्वारा किया गया है। इसमें CDAC भी साझेदार है, CDAC भी साझेदार है, कंप्यूटर डेवलपमेंट सेंटर जो होता है CDAC। भारत में इस प्रकार का यह पहला संयंत्र है जिसका उद्देश्य लुगदी और कागज उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इस उद्योग से हाइड्रोजन सल्फाइड, डाईमेथिल सल्फाइड आदि हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं। अभी काम और कर लो, ये छोटे ही एग्जाम में पूछा जाएगा पर क्यों इसको छोड़ा जाए। एक तरफ लिख लो धूल का प्रकार, वायुमंडल में जो धूल होती है, और रोग का नाम। ये बस लिख लो, फिर हम चले जल प्रदूषण की तरफ। देखो धूल का प्रकार और रोग का नाम। पहला है कोयले के धूल का। अब से याद रखना एंथ्रासाइट होता है ना, तो उससे है एंथ्रेकोसिस, कोयले के धूल कण से होने वाला रोग एंथ्रेकोसिस। फिर है सिलिका की धूल, जो पत्थर तोड़ने के काम ये सब करते हैं, सिलिका की धूल, सिलिकोसिस। फिर एस्बेस्टस की धूल, एस्बेस्टस से जो बनते हैं ना सीट्स वगैरह इसके, एस्बेस्टोसिस। फिर लौह कण, सीडीरोसिस। फिर गन्ने की धूल, बेगासोसिस, बेगास निकलता है ना भाई, बेगासोसिस। कपास धूल, बिसिनोसिस। फिर अनाज की धूल, कृषक फुफ्फुस, फार्मर्स लंग कहते हैं, फार्मर्स लंग कहा जाता है हिंदी में कृषक फुफ्फुस। तंबाकू की धूल, टोबेकोसिस। फ्लाई ऐश वगैरह पे मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, पराली पे जा चुका है, फ्लाई ऐश वाला ही आपको चाहिए, फ्लाई ऐश मटेरियल दे दूंगा, देख लेंगे। अब लिखो जल प्रदूषण, फाइनल प्रदूषण, इस पर हमें बात करनी। देखिए जल प्रदूषण, इसमें लिखिए वह दशा जिसमें जल में द्रव्य एवं ऊर्जा की अवांछनीय स्तर हो जाता है, जिससे जल गुणवत्ता दुष्प्रभावित होती है, जल प्रदूषण कहलाती है। बस लिखा ना, जल प्रदूषण कहलाती है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक और मानवजनित दोनों ही कारण हो सकते हैं। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार, चक्रवात, सुनामी, ज्वालामुखी उद्गार, चक्रवात, सुनामी आदि प्रमुख कारण होते हैं। किंतु जल प्रदूषण का सर्व प्रमुख कारक मानव जनित गतिविधियां हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घरेलू क्रियाकलापों में निकलने वाले गंदे जल को बिना उपचारित किए हुए ही
तालाबों, झीलों, नदियों, बिना उच्चारित किए ही तालाबों, झीलों, नदियों आदि जलीय तंत्रों में प्रवाहित कर दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके कारण जलीय तंत्रों में फास्फेट, नाइट्रेट जैसे पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तथा जल दूषित हो जाता है। भारत में नगरीय क्षेत्रों के अधिकांश जलीय तंत्र घरेलू प्रदूषकों के कारण ही अवक्रमित हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी डाउन हो रही है, अवक्रमित हो रहे हैं। नंबर 2, औद्योगिक क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जलीय तंत्रों में प्रवेश करते हैं, जिनमें कई पदार्थ जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं, जिससे जल की विषाक्तता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त कई उद्योगों से गर्म जल जलीय तंत्रों में पहुंचता है, जिससे जलीय तंत्र में ताप प्रदूषण की दशा उत्पन्न होती है, गर्म जल की ऑक्सीजन को घोलने की क्षमता भी काफी कम हो जाती है, जो जलीय जीवों के लिए बड़ा खतरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बरसात के समय वर्षा जल विभिन्न सतहों से प्रवाहित होते हुए जलीय तंत्रों तक पहुंचता है। इसमें कृषि क्षेत्रक से उर्वरक अवशेष तथा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और भारी धातुएं सतही जल को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि कार्यों में प्रयुक्त विभिन्न रासायनिक पदार्थ मृदा की निचली परतों में पहुंचकर भूमिगत जल से मिल जाते हैं, जिससे भूमिगत जल की गुणवत्ता में कमी होती है। नेक्स्ट, महासागरीय भागों में जलयानों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के परिवहन या उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की दशाओं में महासागरों में बड़ी मात्रा में तेल अधिप्लाव, वाटर ऑयल स्पिल, तेल फैल जाता है, तेल अधिप्लाव बड़ी मात्रा में फैल जाए, अधिप्लाव की दशा निर्मित होती है। खनिज तेल के खनन तथा तेल शोधनशालाओं द्वारा भी महासागरों में तेल का प्रवेश होता है।
जिसके कारण मैंग्रोव प्रवाल भित्तियां तथा जलीय जीवों को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंचती है। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। जल में घुली हुई मुक्त ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होनी चाहिए। 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक होनी चाहिए। इसे घुलित ऑक्सीजन, ब्रैकेट में DO, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है। जब मात्रा इससे कम होती है तब जल संक्रमित माना जाता है, कंटेमिनेटेड है, तब जल संक्रमित माना जाता है। यदि यह मात्रा 4 mg पर लीटर से कम हो जाती है तब इसे प्रदूषित जल कहते हैं। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जलीय सतह के प्रक्षोभ, जलीय सतह के प्रक्षोभ, प्रकाश संश्लेषण, जलीय सतह के प्रक्षोभ, प्रकाश संश्लेषण, जीवों द्वारा ऑक्सीजन का उपभोग तथा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन आदि पर निर्भर करता है। पहली बात समझो, यहां 3 चीजें होती हैं: डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डीओ क्या है? यहां पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित O2। घुलित O2 का मतलब है कि यहां पर 1 लीटर जल में कितने mg O2 मुक्त ऑक्सीजन घुली हुई है जो जलीय जीवों के लिए श्वसन के लिए उपलब्ध है। अगर 8 mg पर ml से है तो ठीक है, 8 mg पर ml से कम है तो संक्रमित है, कंटेमिनेटेड है, और अगर 4 से कम हो जाए तब यह प्रदूषित है। तो जल में ऑक्सीजन घुलता कैसे है? तो पहली बात है जलीय प्रक्षोभ। प्रक्षोभ का मतलब है कि पवनें वगैरह चलती हैं तो जो जल की ऊपरी सतह है वो हटती रहती है, डिस्टर्ब होती रहती है। जो ऊपर वाली परत है वह ज्यादा सूर्यातप प्राप्त करती है, वह गर्म होती जाती है, इसलिए उसके ऑक्सीजन को घोलने की क्षमता कम होती है, और ऊपरी सतह पर आकर जीव उससे संबंधित ऑक्सीजन, जल के ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते रहते हैं। तो इस प्रक्रिया में अगर जल बिल्कुल स्थिर हो जाए तो वहां समय के साथ ऑक्सीजन कम हो सकती है। क्यों? जो गर्म जल होता है वह O2 को कम डिसॉल्व करता है। तो जब हवा चलती है और ऊपर का पानी हटता है और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आता है तो वह फिर से अपने अंदर O2 को क्या करता है? डिसॉल्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। राइट? तो इस तरह प्रक्षोभ से। दूसरा, जलीय तंत्र में जो पौधे पाए जाते हैं, चाहे जो भी प्लवक है, शैवाल है, जो कुछ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उस क्रिया में भी वो O2 क्या कर रहे होते हैं? रिलीज कर रहे होते हैं। राइट? श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भी उसमें डिसाइड होता है कि O2 की मात्रा कितनी होगी। इसके अलावा जो जीव रहते हैं वो है ना, गलफड़े से सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं, तो पानी क्रॉस कराते हैं, उसी में वो ऑक्सीजन क्या करते हैं? यूटिलाइज। तो जीव जो वहां है वो कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसके अलावा जब ऐसे पदार्थ जल में पहुंचते हैं जिनका अपघटन होना है, तो बैक्टीरिया और कवक जब अपघटन करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो जितना ज्यादा कचरा होगा उतना ज्यादा अपघटन करेंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो जो कचरा पहुंचता है उसमें से जो कचरा निम्नीकरणीय योग्य है, मतलब बायोडिग्रेडेबल है, उसको नष्ट करने के लिए जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो क्या है? BOD, बायोकेमिकल और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। लेकिन कचरा 2 तरीके का भी जाएगा, जो निम्नीकरणीय भी होगा और अनिम्नीकरणीय। उन दोनों को ऑक्सीकृत करने के लिए, उन दोनों को समाप्त करने के लिए जितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, राइट, उनमें परिवर्तन के लिए, जो निम्नीकरणीय खत्म तो नहीं होगा लेकिन रूप जरूर चेंज हो सकता है, तो उनके परिवर्तन के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो क्या है? COD। और निश्चित तौर पर COD हमेशा BOD से क्या है? क्योंकि ज्यादा चीज करने के लिए है। और एक और चीज है कि अगर BOD की मात्रा बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब जल में कचरा ज्यादा है, और जल में कचरा ज्यादा है तो अपघटन ज्यादा हो रहा है, अपघटन ज्यादा हो रहा है तो O2 ज्यादा यूज हो रही है, O2 ज्यादा यूज हो रही है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम है। मतलब जिसमें BOD ज्यादा होगा उसका प्रदूषण क्या होगा? ज्यादा होगा। राइट? इन सबके द्वारा हम चेक करते हैं कि किसी भी जलीय तंत्र या जल की गुणवत्ता का स्तर क्या है। DO ज्यादा है, गुड वन। BOD ज्यादा होता जा रहा है, ये बैड वन। राइट? इससे हमें प्रदूषण की स्थिति पता चल जाती है। राइट? उसे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ने से जलीय तंत्र में जीवाणु तथा कवक इसे अपघटित करने के प्रयास में जल की घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अतः जैव निम्नीकरणीय पदार्थों
अतः जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन के लिए अपघटकों द्वारा जिस ऑक्सीजन की मांग की जाती है उसे जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग पीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम इसे बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। अतः अब यह शब्दों में लिखना, अतः बीओडी ज्यादा डीओ कम, लिखना भाषा में, अतः बीओडी ज्यादा होता है तो घुलित ऑक्सीजन कम हो जाता है और यह उच्च प्रदूषण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः बीओडी ज्यादा डीओ कम, जल प्रदूषण स्तर उच्च। बीओडी की ही तरह एक अन्य मापक सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक सीओडी प्रयोग में लाया जाता है, यह जैव निम्नीकरणीय तथा अनिम्नीकरणीय दोनों प्रकार के प्रदूषकों के ऑक्सीकरण के लिए की जाने वाली ऑक्सीजन की मांग है, अब सीओडी क्या होगा? देखो प्रोग्राम वगैरह करने की मनाही है ना? पैसे लगा देते तो कोई ईमानदार था नहीं। देखो नियम है, देखो नियम को मैं नहीं तोड़ सकता। जब मैं एक एलईडी नहीं लगवा सकता तो आप समझो मैं नियम को तोड़ने के लिए कितना अधिकार होगा। नियम है, क्षमा करो मित्र, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई काम नहीं कह सकता। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूं लेकिन आप मेरी बात समझिए। मैं नहीं कर रहा हूं, जो नियम है वो नियम नहीं तोड़े जाने चाहिए। वो चीज अंदर आई तो टूट जाएगा नियम अपने आप, और उसके लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपके बैच को कुछ कहा जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यार आपस में मिलकर नीचे बैठ के खा लेना, क्या दिक्कत है? जो कुछ हमने तो कहा था कि मैसेज भेज दें आप लोगों को। मैंने पुष्पा मैम से बोला था कि मैसेज भेज दिया कि नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी यार, नियम है तो नहीं, किसी चीज के लिए किसी को स्पेशल नहीं कहा जाना चाहिए। नहीं, वो भी ठीक। शांत हो जाओ, अभी पढ़ो फिर देखा जाए। ये टॉपिक पूरा कर लें, लेकिन मैं कर नहीं सकता। अतः यह हुआ ना कि ऑक्सीकरण के लिए की जाने वाली ऑक्सीजन की मांग है, यही ना? इसके आगे अतः सीओडी का मान सदैव बीओडी से ज्यादा होता है, प्रदूषकों द्वारा जलाशय का संक्रमण जल में डीओ की मात्रा, डीओ मतलब विदाउट ऑक्सीजन, डीओ की मात्रा तथा विभिन्न संवेदनशील जीवों जैसे प्लवक जैसे प्लवक, मोलस्क घोंघा वगैरह होते हैं, मोलस्क तथा मछलियों आदि को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। मात्र कुछ ही सहनशील प्रजातियां जैसे एनेलीज, जैसे केचुआ वगैरह होते हैं ना, इस संघ के जो होते हैं, जैसे एनेलीज आदि ही जीवित रह सकती हैं। एनेलीड आदि ही, सहनशील प्रजातियां जैसे एनेलीड आदि ही जीवित रह सकती हैं। अतः इन्हें प्रदूषित जल की सूचक प्रजातियां कहा जाता है। जैसे लाइकन किसका है? वायु प्रदूषण का, याद है ना? जब वायु स्वच्छ होती है तभी लाइकन आता है, इसलिए आपको नगरों में कभी लाइकन नहीं दिखेगा, है ना?
लेकिन ये एनिलीड वगैरह कुछ जीव होंगे जो प्रदूषण होगा तभी उनकी मात्रा ज्यादा होगी, नहीं तो नहीं होगी, राइट। पैरासिट। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, सुपोषण, सुपोषण तथा जैव आवर्धन को, अभी सब समझते हो क्या है, जैव आवर्धन को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। जल के संक्रमित होने पर पीलिया, हैजा, जॉइंटिस से बोलते हो, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड, पेचिस, पेचिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। पारे की अधिकता होने पर, पारे की अधिकता होने पर मीना माटा बीमारी, मीना माटा बीमारी हो सकती है, जिससे जिससे मानसिक असंतुलन, आंखों में धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, आंखों में धुंधलापन तथा विभिन्न अंग कार्य करने योग्य नहीं रह जाते हैं, नहीं रह जाते हैं। देखा गया कि क्लासरूम में न काटे, ऐसा करते ना हम बाहर जाके काटेंगे, तो ऐसे कोई लड़कों के साथ एक फोटो ले लो बस। नहीं नहीं मना है तो मना, बाहर काट लेंगे ना, क्लासरूम में नहीं काटेंगे। अब देखो मैं मना है, अब मना है तो आगे बात है ना, लिखो इसमें, लिखो इसमें। इसी प्रकार इस बता रही मैम कि कल स्टूडेंट के ग्रुप को मना किया था, यहां पे मैंने कल ही स्टूडेंट के ग्रुप को इसके लिए मना किया था, छोड़ो फिर आप, लिखो इसमें। इसी प्रकार कैडमियम प्रदूषण से, इसी प्रकार कैडमियम प्रदूषण से इटाई, इटाई बीमारी, इटाई, इटाई बीमारी, इसे आउच आउच भी कहते हैं, हड्डियों वगैरह में दर्द होता है इसलिए इटाई, इटाई बीमारी हो जाती है, जो हड्डियों तथा जोड़ों में दर्द, दर्द एवं लीवर और फेफड़ों, फेफड़ों के कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, के कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। भारत के कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में भूमिगत जल के प्रदूषण की गहन स्थितियां हैं, गहन स्थितियां हैं। यदि इसमें नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा हो, नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा हो, तब ऐसा जल शरीर में पहुंचकर मिथेमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन यातायात को विकृत करता है, विकृत करता है। इसे मिथेमोग्लोबिनेमिया, इसे मिथेमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी कहा जाता है, बीमारी कहा जाता है। पेयजल में, पेयजल में फ्लोराइड की, फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने पर फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जो दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट बीमारी होती है। कहां जा रहे हो तुम दोनों? बात करो। अच्छा ऐसा कर सकते हैं ना, जहां कार खड़ी होती है वहां तो काट सकते हैं ना, चलो वहां सब लोग खड़े हो जाएंगे, काट लेंगे, हम अपने कार की बोनट पे रख लेंगे, कट जाए। हेलो 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 हेलो, संस्था से क्यों बहस करना? बड़ो चीज मैंने हमेशा कहा है, प्रॉब्लम का हल ढूंढो, नहीं प्रॉब्लम का हल ढूंढो। हल क्या है? इतनी सारी जमीन है, जगह है, वहां काट लेंगे। क्या हुआ? मैं क्या कुछ मत करते, बाहर चलते हैं, बाहर जाने दो, जितने लोग रुकेंगे उतने लोग हम लोग कर लेंगे, बस क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोचना? नहीं फिर बाहर ऐसा कर सकते हो, बांटने वाला जो बच्चे निकलते जाएं बाहर देते जाओ। देखो आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तथा इससे
फेफड़े तथा त्वचा का भी कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। हाल के समय में पंजाब जैसे क्षेत्रों में यूरेनियम का संदूषण भी, पंजाब जैसे क्षेत्रों में यूरेनियम का संदूषण भी भूमिगत जल में पाया गया है, संदूषण भी भूमिगत जल में पाया गया है। तो बस इतना ही है ना। अब इसके बाद आगे मटेरियल दे देंगे, कोई एक दिन हम लोग कर लेंगे, तो उसमें बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब जितना हमने आपको मटेरियल दिया है, जो चीजें दी हैं, उन पे आप लोग फोकस रखो, ठीक है ना। जिसको जाना जाने दो, जबरदस्ती नियम नहीं, जाना जाने दो। आप जब लोग नीचे पहुंच जाओगे तो मुझे बता देना, मैं आके केक काट दूंगा, राइट। बस सिंपल सी बात है।